हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। मेरे चैनल का नाम है एस्केप मैट्रिक्स और वापस आ चुके हैं एक और वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी, वो वीडियो थी स्टॉक मार्केट में फर्स्ट कदम, पहला कदम, अर्ली स्टेज पे क्या करना चाहिए, कहाँ से नॉलेज लेनी चाहिए और कौन कौन सी नॉलेज लेनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से टर्म्स याद रखने चाहिए, क्या क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉपर बहुत बड़ा सिलेबस है इस फील्ड का। तो ये इसका तो मतलब ये है कि कोई भी नॉलेज जो है छोटी नहीं होती है। तुम कहीं भी इस फील्ड में कितनी भी नॉलेज ग्रैब कर लो, वो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं छोटी पड़ जाएगी और आप जो है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना चाहोगे। तो बेसिकली वही है कि आज इस वीडियो में, प्रीवियस में हमने बोला था कि फंडामेंटल एनालिसिस आएगा और उसके बाद टेक्निकल आएगा, उसके बाद जो रिलेटेड कंटेंट है एकदम स्क्रैच से, जीरो तक, स्क्रैच से एडवांस तक इस सीरीज को लेके जा रहे हैं। चाहे आप इसे प्लेलिस्ट बोलो, चाहे आप इसे कोर्स बोलो, जो आपको बोलना है बोलो, बस आपके पास वीडियो आ रही है तो आपको वो कंटेंट है आपके पास। ठीक है, तो आप इससे सीख सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में, आपके टाइम में थोड़ा वैल्यू ऐड करेगा ये कंटेंट, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि अगर आपकी अर्ली स्टेज है तो उसमें आप कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें एक साथ ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, आप एफर्ट्स मार सकते हो, मेहनत कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो। यूट्यूब पे पता नहीं कितनी वीडियोस पड़ी हैं ट्रेडिंग, शेयर मार्केट के बारे में, बट ठीक है, उसे आप एक साथ वीडियो नहीं देख सकते ना। तो इसमें आपको बिल्कुल स्क्रैच से मिलेगा, आप जीरो से बेसिक एडवांस तक जाओ प्रॉपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में प्रॉपर एक वीडियो है, तो फंडामेंटल पहले समझ लेते हैं होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली यही होता है कि आप एनालिसिस कर रहे हो विदाउट एनी चार्ट। ठीक है, आप एनालिसिस कर रहे हो डिपेंड्स ऑन टर्म्स, रेशियोज, न्यूज, जियोपॉलिटिकल, कंपनी मैनेजमेंट। ठीक है, तो कंपनी के अंदर का जो सीन है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इन द सेंस कि नहीं फॉर्मेलिटीज कैसी हैं, फैसिलिटीज क्या, वो नहीं। ठीक है, मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप जो टर्म्स हैं, जो रेशियोज होते हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, जो, ठीक है, और बैलेंस शीट्स जो होती हैं, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रेशियोज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप पहले समझते हो, उसे डिकोड करते हो। क्योंकि जो कंपनीज है, ठीक है, वो जो कंपनीज है जो रिजल्ट पोस्ट करती है वो क्वार्टरली होते हैं। अब वो क्वार्टरली, फॉर एग्जांपल एक साल में अपने क्वार्टरली आप 2 बार 3 बार जो है पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो। और अगर आपको उससे नहीं कंपेयर करना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो 1 साल का या 2 साल का तो आप उसका वो लोगे। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, जो भी चीज़ है, मतलब फंडामेंटल टर्म्स हैं, वो पकड़ोगे, डिकोड करोगे उन्हें, और उन्हें डिकोड करोगे आप अदर, उसी सेम सेक्टर के अदर स्टॉक से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जिंदल स्टील और टाटा स्टील, ये दोनों स्टील हो गए, दोनों का सेक्टर सेम हो गया, बट कहीं ना कहीं जिंदल स्टील का रेशियो फंडामेंटल अलग होगा और टाटा स्टील का अलग होगा। टाटा स्टील आर मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, कंपेयर करने में आपको हेल्प करता है। तो ये जो जो रेशियोज के मदद से हम एनालिसिस करते हैं, कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो फंडामेंटल एनालिसिस डिपेंड किस पे होता है? रेशियोज पे। रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे रेशियोज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, पी रेशियो, पीवी रेशियो, फेस वैल्यू, ठीक है, और तुम्हारा बहुत सारा होता है जो आपको नीचे अभी आपको मिलेगा। ठीक है, और सेक्टर पी होता है, बहुत सा ये सब लिखा हुआ है, आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप बस अपने नोट्स तैयार रखो और बस नोट्स करते चलो। और यहाँ पे रेशियोज होते हैं डिपेंड्स ऑन फैक्टर, बता रहा था ना मैं, तो फैक्टर्स आपके रेशियोज होते हैं। न्यूज़ होती है, ऑलरेडी न्यूज़ भी क्यों होती है? क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में बेसिकली न्यूज़ किस तरीके से काम करती है कि अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन कम करनी है या बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं पंप एंड डंप का भी बहुत अच्छा मतलब काम करता है वो। ठीक है, न्यूज़। तो किसी ना किसी कंपनी का अगर रेपुटेशन बढ़ानी है तो भी न्यूज़ काम आती है।
ठीक है। और अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन डाउन करनी है तो भी काम आती है। तो उससे अगर फंडामेंटल सही स्ट्रॉन्ग है और न्यूज़ नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं वो जो शेयर है वो सस्ता हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप कि वो जो शेयर है वो फिर सस्ता हो जाएगा। उसमें कंपनी वापस से या कोई कंपनी वापस से इन्वेस्ट करा सकती है अपने अदर पार्टी से जो जिसके पास अच्छा खासा फंड होता है। ठीक है। तो वही चीज़ है उसमें। अब जैसे न्यूज़ ये वाली भी है और जियोपॉलिटिकल भी काम करता है क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे स्ट्रोंग हो फंडामेंटल चाहे वीक हो, बट कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल मार्केट वीक है, बेरिश चल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विजन जो है फिर ट्रेडिंग का नहीं रहता है आपका, जो है लॉन्ग टर्म का रहता है। ठीक है। और हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो है लॉन्ग टर्म वीडियो के लिए पर्पस के लिए करते हैं, वीडियो कह रहा हूँ सॉरी। और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन रख के करते हैं, पोर्टफोलियो बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। जिसमें हम स्टॉक्स ऐड करते हैं उनके बॉटम टू हाई हाई पे कैप्चर करने के लिए। और जो है मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म विजन के लिए बनाते हैं पोर्टफोलियो, और अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो वो चीज़ होती है फंडामेंटल एनालिसिस जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो न्यूज़ और जियोपॉलिटिकल मैंने आपने को बता ही दिया कि अगर प्रॉपर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट ही वीक चल रही है तो वो चीज़ आप ये नहीं कर सकते ना कि मतलब मार्केट में अब पैसा लगा रहे हो, नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उस ये जो आप जहाँ आप पैसा लगा रहे हो, जहाँ मार्केट अब इस करंट ट्रेड प्राइस चल रहा है मार्केट का, चाहे वो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, वट, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो है ये इसका बॉटम है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? आप वहाँ पे तुरंत पैसा नहीं लगा सकते। ठीक है। आपको कोई कंफर्मेशन है देन यू आर कर सकते हो आप इन्वेस्ट, बट ठीक है, बट आप उसमें तुरंत पैसा नहीं लगा सकते। जियो पोलिटिक और बाकी फंडामेंटल इन चीज़ों पर तो डिपेंड होता ही है, मैं जैसे आपको बता ही रहा हूँ। तो बस मैं आपको मीनिंग और समझा रहा हूँ कि जियो पोलिटिकल का क्या मतलब, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। और तो उस पे आप एकदम से पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि ग्लोबल मार्केट ओवरऑल मार्केट सारी बेरिश है। तो मार्केट इस उस नेक्स्ट बॉटम कब बना दे आपको नहीं पता। तो आप तो यही चाहोगे कि आपको सस्ता मिले स्टॉक, बट जो जहाँ आपने इन्वेस्ट करा है वहां से भी ब्रेक ना करे, ब्रेक डाउन ना आ जाए, है ना? यही चाहोगे ना? वो वही चीज़ है। ठीक है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट का ये है कि मैंने आपको बता ही दिया कि रेशियोज होते हैं और कुछ ना कुछ मार्केट में एनालाइज करना होता है। ठीक है। बहुत सारे जैसे कि मैंने ये वाला टॉपिक भाई आपको बता ही रहा हूँ कि मैनेजमेंट में आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट मिलती है जिसके आप मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो मार्केट में और कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कितने, क्योंकि कंपनी में न्यूज़ भी आती हैं, कंपनी में जो है प्रॉपर चेंजेस भी आते हैं कंपनी में। जब अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, समझ रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी, क्योंकि जो डिसीजन लेता है, जो कंपनी को डिसीजन जो चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चेंज होते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी कहीं ना कहीं शेयर्स में रिएक्ट करती है। ठीक है। तो बहुत ही, अगर आपको डीप जाना है ना मार्केट में तो दैट्स कि आप बिल्कुल सही जगह आए हो और इसको, ठीक है, सब्सक्राइब करो और आप अपने नोट्स बना के चलो। नोटिफिकेशन बहुत सारी आने वाली है आपके पास वीडियो पे। ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस रिसर्च टूल यही है कि भाई आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आपके पास बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और जैसे कि उसमें से आपका नाम फर्स्ट दिख ही रहा है, टिकर टैप, उसके बाद स्कैनर है, उसके बाद मनी कंट्रोल है। तो ये चीज़ है। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं रेशियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मैंने आपको बता दूं कि ये तीन फिर मैं आपको आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे यूज़ करने हैं, क्या है। ठीक है। ये देखो, सबसे पहले मैं चलो एक थोड़ा समराइज कर देता हूँ, छोटे में बता देता हूँ। ठीक है। मनी कंट्रोल आपको न्यूज़ के लिए काम आएगा। अपडेट्स जो एकदम करंट टाइम में लाइव अपडेट्स जो आएंगे वो मनी कंट्रोल पे आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीनर हो गया, स्क्रीनर में आप एनालाइज कर सकते हो। टिकर टाइप में आप थोड़ा डीप डाउन एनालिसिस कर सकते हो, इसमें एनालाइज कर सकते हो, इसमें थोड़ा डीप डाउन एनालिसिस एनालाइज कर सकते हो। तो ये है, इसमें थोड़ा डीप जा सकते हो एनालाइज में कि आपको एफ इसमें इसमें एफ आई और डी आई का नहीं दिखता है, मतलब दिखता है बट प्रॉपर पीछे का भी नहीं दिखता है। इसमें एफ आई और डी आई का भी दिखता है, म्यूचुअल फंड का भी दिखता है, किस किस ने इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में, किस में नहीं कर रखा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और रेशियोज, तो रेशियोज में चलते हैं। रेशियोज बेसिकली क्या है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? अब आप जो शेयर है, ठीक है,
प्राइस टू अर्निंग का रेशियो का मतलब होता है कि जो शेयर है उसमें लोग 1 रुपया कमाने के लिए या 5 रुपये या 10 रुपये कमाने के लिए कितना पे कर रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक हो, तो वो चीज अब इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो में शेयर प्राइस जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना सब कुछ, तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने लिखी है वो मुझे पता है कि मैंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, मैं तो बस आपको डिकोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्राइस, शेयर प्राइस आपका 200 है और अर्निंग प्राइस आपका आपका 20 रुपये है। ठीक है, तो प्राइस आपका 200 हो गया, क्योंकि प्राइस, शेयर प्राइस कहीं ना कहीं आप डिवाइड करोगे अर्निंग पर शेयर से। ठीक है, कि आपको एक जो है कितना कमा के दे रहा है। ठीक है, एक शेयर आपको कितना कमा के दे रहा है, वो चीज़ है। उसके बाद आते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो में आपका जो है ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, इन्वेस्टर आर पेइंग 10 रुपीज फॉर एवरी वन ऑफ द कंपनी अर्न्स। ठीक है, इन्वेस्टर 10 रुपये दे रहे हैं 1 रुपया कमाने के लिए। तो ये आपका वो चीज़ है कि आपको, अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 रुपये 1 रुपया कमाना है, कंपनी से 1 रुपया कमाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप कितने पैसे दे रहे हो, कितने पैसे देने के लिए रेडी हो, तो 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये। तो पीई रेशियो वो होता है। ठीक है, पीई रेशियो बहुत काम की चीज़ है। मैं उसका एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे थोड़ा जल्दी स्कैन कर सकते हैं, जज नहीं बोलते उसको, सॉरी। ठीक है, पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। ठीक है, तो इसमें बुक वैल्यू आपकी 100 है, शेयर प्राइस 150 है। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि जो प्राइस टू बुक रेशियो होता है ना, वो आपको एक बुक, जैसे शेयर प्राइस जब ओपन होता है तो उसमें आपको बुक वैल्यू दिखानी पड़ती है कि इसका जो शेयर वैल्यू है वो इतने रुपए का है। ठीक है, और ये जैसे मैं आप कहीं ना कहीं आपने 12th जब पढ़ी होगी अगर कॉमर्स से हो, ठीक है, तो उस कॉमर्स में आपको दिखा होगा कि शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स पब्लिक होते हैं, आईपीओ निकलता है, प्रीमियम आता है, प्रीमियम बेचते हैं, फिर उसके बाद प्रीमियम अलॉट होता है, वो कहीं ना कहीं इस वाले रेशियो से और ऊपर वाले रेशियो से रिलेटेड है। ठीक है, कंटेंट को ना, मतलब मैं आपको बस यही सिखाना चाह रहा हूँ कि कंटेंट को अपनी जो पर्सनल स्टडीज हैं उनसे भी कनेक्ट करो, एकेडमिक स्टडीज जो है उनसे कनेक्ट करो तो अच्छा रहेगा। विदाउट कनेक्शन तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। पब्लिक पढ़ रही है उसके बाद तो फिर क्या ही है। ठीक है, तो बुक वैल्यू 100 है, शेयर प्राइस 150 है, तो कहीं ना कहीं इससे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जो शेयर प्राइस है वो कहीं ना कहीं 1.5 टाइम्स, मतलब 5 गुना या 15 टाइम, 1.5 गुना कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, जो भी मतलब जो भी टाइम्स, कितने भी टाइम ज़्यादा है, बट वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद आता है कि बुक वैल्यू अभी, अब इससे आप इस 150 तो बिल्कुल नहीं लोगे, जहाँ कहीं अगर 80-90 आएगा तो आपको ट्रेड मिलेगी, ट्रेड करने के लिए। अर्निंग पर शेयर जो है वो है कि आपको, हाँ, अर्निंग पर शेयर आपको है कि एक शेयर आपको कितना कमा के दे रहा है। ठीक है, ऊपर कंफ्यूज मत होना, ऊपर क्या था कि आपको, आप उसमें दे रहे हो, मतलब आप कंपनी को दे रहे हो कमाने के लिए कितने पैसे। और दूसरा बात है कि अर्निंग पर शेयर है कि आपको शेयर कितना कमा के दे रहा है। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल जैसे 100 करोड़ है, शेयर है 10 करोड़, और ईपीएस आपका आ गया 10। ठीक है, डिवाइड करा है इसका मतलब। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है कंपनी का वो शेयर को डिवाइड करना होगा, तो अगर हायर है ईपीएस तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है उसमें, वो चीज़ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड जो है, जो आपको जैसे शेयर्स के ऊपर ना डिविडेंड मिलता है। ठीक है, शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। और आई थिंक दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होता है और एक जो है पब्लिक, ऐसे कुछ होता है, मेरे को याद नहीं है, वो मैंने 12th में पढ़ा है। ठीक है, और क्योंकि मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, तो मैं जस्ट आप रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो डिविडेंड यील्ड बस आपको जो होता है कि स्टॉक्स में जो स्टॉक्स से ऊपर जो आपकी इनकम आती है वो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं बैंक में ट्रांजेक्शन में नहीं शो होती। ठीक है, बस आपके पास आ जाता है। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी नहीं आती शायद उसकी।
तो वो जो डिविडेंड है, ठीक है, वो उसको जो परसेंटेज निकलता है ना, उसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड। मतलब कि कितने परसेंटेज आपको मिला है। आपका शेयर प्राइस अगर 100 रुपये है, डिविडेंड आ रहा है 5 रुपये, तो कहीं ना कहीं 5% हो गया। ठीक है। रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि आपको, रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है आपको आपकी इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, किस चीज से मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली इसका जनरल मतलब तो यही है। बट हाँ, स्टॉक मार्केट में भी सेम ही मतलब है। बट हाँ, ये है कि ये मैनेजमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वो आपकी कैपिटल और इक्विटी बनती है। और उस इक्विटी के ऊपर आपने कितना रिटर्न कमाया वो आपको ये कैलकुलेट करके देती है। ठीक है, बताती है। इक्विटी अगर फॉर जैसे इसमें दे रखा है कि इस एग्जांपल में 100 करोड़ इक्विटी है, प्रॉफिट 20 करोड़ है, तो आपने इक्विटी ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कमाया, 20%। तो जितना हाई होगा उतना बढ़िया, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टली रिटर्न्स पता चलने हैं कि आपने कितना रिटर्न जनरेट करा है। ठीक है, कंपनी ने कितना रिटर्न जनरेट करा है। तो जितने ज़्यादा रिटर्न होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। और हमारा आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है हाउ हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी अर्न फ्रॉम एवरी 100 रुपये इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अगर मार्केट में या किसी भी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट होते हैं, तो वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है उन 100 रुपये से। ठीक है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डायरेक्टली मैं अगर बताऊं तो कैपिटल जो होती है उसमें ऐसा तो है नहीं कि कैपिटल आपकी कैपिटल है, पर्सनल कैपिटल किसी पे है, बहुत अच्छी बात है। बट कंपनी जब खुलती है तो कंपनी पे जो पर्सनल कैपिटल है वो कहीं ना कहीं मिक्स होती है। कुछ उसमें डेप्थ होता है, कुछ लोन होता है, कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ बोरोइंग्स होती हैं, कुछ जो है क्रेडिट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो मनी को एलोकेट कर देती है कि बहुत सारे अलग अलग फंड हैं इसमें, तब जाकर कैपिटल बनती है। तो वो इसमें चीज बता रखी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका टोटल मनी यूज्ड इन द बिजनेस, जितना पैसा एक साथ बिजनेस में लगा है, यूज हुआ है, वो चीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। एबिट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, क्योंकि वही है ना कि जब स्टार्ट हुआ तो उसमें ऑलरेडी तो टैक्स इन्वॉल्व होगा नहीं, तो उससे पहले जो भी है, लेकिन क्या कहते हैं, क्रेडिट इन्वॉल्व होगा कैपिटल के अंदर। ठीक है, टोटल कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट टोटल तो हम उसे कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलेंगे। ठीक है, जो भी बिजनेस में यूज होगा। फिर हम उसमें ये कंसिडर नहीं करेंगे कि इसमें ये है वो है, वो तो हमें पर्सनली पता है ना कि क्या क्या यूज हुआ है। ठीक है, इसमें आपने यू इन्वेस्टेड एग्जांपल दे रखा है। अगर एग्जांपल में डिकोड करूं तो आपने एक कोई भी शॉप ओपन करी, उनमें उसमें आपने 80,000 रुपये इन्वेस्ट करें और 20,000 रुपये बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ गई 1 लाख रुपए। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका आ गया 20,000 रुपये, और आरओई आपकी आ गई 20%। ठीक है, इसका डायरेक्ट फिर आप मतलब बता रहा है कि फॉर एवरी 100 इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, अगर उसमें 100 रुपये इन्वेस्टेड हुए हैं तो 100 रुपये से द कंपनी अर्न्स 20 रुपये। तो 100 रुपये के ऊपर जो जनरेट कर पा रही है वो 20 रुपये जनरेट कर पा रही है। ठीक है, एवरी 100 रुपये की, हर एक 100 रुपये के ऊपर। ठीक है। ग्रोथ, कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, तो ग्रोथ का बेसिकली, अब देखो ये आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये सारे क्या है, ये आप सारे टर्म्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, स्कैनर में मिलेंगे। जो फंडामेंटल जो टर्म्स है, एनालिसिस है, वो इन सब के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ जो है, ठीक है, ग्रोथ जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग ईयर, कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, कितना मुनाफा बढ़ा है, कितना घटा है, कितना सामान बिका है, इन्वेंट्री खाली हुई है नहीं हुई है, इन्वेंट्री मेंटेन करी है नहीं हुई है, ठीक है, नया स्टॉक आया नहीं है, वो सब इसमें आता है। तो ग्रोथ देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का स्टॉक्स पहले आता है, मतलब भरता है, स्टॉक आता है, माल आता है, और तुरंत ही वो जो है कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड में वो बिक जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो उसकी इंक्रीज है डिमांड, तभी तो उसकी ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ परसेंटेज उसका हाई है। तो वो चीज़ है। ठीक है।
जैसे कि हम इसको ईयर के, हाँ, ईयर और ड्यूरेशन के टाइम के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, और अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट, टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि 2024 में 100 करोड़ थी, 2025 में 130 करोड़ हो गई, तो 30 करोड़ की कहीं ना कहीं ग्रोथ आई है, क्योंकि 100 करोड़ तो ऑलरेडी थी। तो ये चीज़ है। डेप्थ, डेप्थ मतलब होता है कि बोरोड मनी, बोरोड मतलब कि आप किसी ने, आपने आपने किसी से पैसे, ठीक है, कर्जा ले रखा है, ठीक है, बोरोड कर रखा है, कर्जा ले रखा है, लोन टाइप आप बोल सकते हो। तो 500 करोड़ का लोन लिया था किसी कंपनी ने, टू बिल्ड अ फैक्ट्री, अगर मतलब फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए कंपनी ने लोन ले लिया। तो वो चीज़ है कि बोरोड मनी, उसका प्रॉपर सेक्शन होता है, मतलब उसमें स्कैनर में वो आपको सब कुछ दिखाता है। तो ये भी छोटे छोटे टर्म्स है जो पता होना चाहिए। और ये जितना कम होगा उतना बढ़िया, क्योंकि कंपनी पर लोन जितना कम होगा अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ अगर लोन कम है और रिजर्व ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर, क्योंकि कंपनी पे कहीं ना कहीं लोन होता ही होता है, ऐसे, तो उस, क्योंकि कंपनी का स्केल बहुत बड़ा है तो लोन की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर वो अकाउंट में टैक्स टैक्स कम करके दिखा देते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं लोन लेने के भी, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोन है, मतलब ये है 500 करोड़ लोन लिया, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, बट कम होता नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर कम नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट नीचे जाओगे, किस पे, रिजर्व्स पे, ठीक है। Sector P tell us whether a company P is a cheap or expensive compared to other company in the same industry। बिल्कुल। तो सेक्टर पी बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक एक शेयर होता है, ठीक है, एक शेयर का पी होता है, मतलब उस कंपनी का पर्सनल पीई है। पी मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, ये याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो। तो पीई का, पी अगर एक है, मतलब एक कंपनी का है पी, ठीक है, उसका सेक्टर का भी तो पी होगा ना। उसमें आप जो है कंपेयर कर पाओगे कि जो है सेक्टर के, सेक्टर के अकॉर्डिंग, जो है सेक्टर के अकॉर्डिंग इस वाली इंडस्ट्री में, इस वाले स्टॉक्स में ये सस्ता चल रहा है या महंगा चल रहा है। तो एक्सपेंसिव और चीप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टॉक सस्ता है या अभी महंगा है, कंपेयर ऑफ सेक्टर पी, मतलब सेक्टर वाइज, ठीक है, वो दिखाता है। द बैंकिंग सेक्टर हैज 5 कंपनीज, और कंपनी पी है हमारा जो है, बैंक ए का 18 है, 20 है, फिर सी का 22 है, डी का 19, 21, एवरेज पी आता है 20, ठीक है। तो सेक्टर पी हो गया 20। तो जितने, मतलब वही है कि जितने कंपनीज का पी है उसका सबका प्लस कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे। एवरेज तो निकालना आता ही होगा ना सबको, तो जितने भी नंबर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ द सम्स, वो पता ही है आपको, फॉर्मूला जो हम पढ़ते हुए आए हैं वही है इसमें, ठीक है। तो एवरेज निकाल लिया 20, 20 आपका पी है, ठीक है। अब इसमें यूज़ कैसे करते हैं, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये मैं स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ क्योंकि आपको विजिबल हो सके, आपके नोट्स प्रोवाइड मैं करवा सकूँ और आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो इसमें कंपनी है, कंपनी पी इज लोअर, ठीक है, एग्जांपल में, ठीक है। सेक्टर पी कितना है 20, कंपनी पी है 15। तो इसमें आ गया ना कि जो कंपनी का पी है वो 15 चल रहा है, सेक्टर का पी 20 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया कि कंपनी का पी लोअर है, तो कंपनी अभी सस्ती है अपने ऑलरेडी सेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेक्टर के कंपेयर में, ठीक है। तो वो चीज़ है। पीएनएल तो आपको सबको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस चाहे फिर आपकी डिमेट में शो होता हो, ट्रेड में शो होता हो, बैलेंस शीट में शो होता हो, या ओवरऑल बिजनेस में शो होता हो, कहीं भी शो हो सकता है ना पीएल तो। पीएनएल छोटी छोटी दुकान का ही पीएनएल होता है, बड़ी से बड़ी कंपनी का ही पीएनएल होता है, पीएनएल पीएनएल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। बैलेंस शीट जो होती है वो एक तरीके से स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो जो कि आपको प्रोवाइड करती है ये सारी डिटेल जो हम ऊपर से अभी तक पढ़ते हुए हैं, ठीक है। ये सारे रेशियोज कौन बता रहा है, बैलेंस शीट। ये सारे टर्म्स कौन डिफाइन कर रहा है, बैलेंस शीट। ये सारी नॉलेज और टर्म्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसका जो काम होता है टू शो द एसेट एंड लाइबिलिटी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे कंपनी की एसेट, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज को
जो है शो करता है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट हमारा मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस। तो जब जो है क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट आपका क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट आपका निकलता है एक्चुअल प्रॉफिट, जब उसमें से आपके जो प्रॉफिट आया, जो रेवेन्यू आया, सब कुछ हो गया, उसमें से जब आपके एक्सपेंस कट आउट हो गए और आपके पास जो आपका पार्ट ऑफ द कुछ बचा है, ठीक है। तो उसमें से जो चीज़ है, मतलब उस वो जो चीज़ है जो बची हुई है, रिमेनिंग जो है, उसको वो है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट मतलब ये है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर वो बिफोर टैक्स, इन दोनों को इग्नोर करके आप डायरेक्ट नेट प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो ठीक है। और बाकी आपको भी पता होना चाहिए अगर आप इस फील्ड में हो तो। फेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू असाइन टू वन शेयर, एक शेयर की कितनी वैल्यू असाइन हुई थी, तो वो डिसीजन, ठीक है, कि कितनी शेयर वो है, ठीक है। बुक वैल्यू इफ द कंपनी सेल्स, हाँ ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये वाला है फेस वैल्यू जो होती है, वो एक शेयर की कितनी जो है ओरिजिनल वैल्यू असाइंड हुई है डिसीजन के साथ, वो चीज़ आपको फेस वैल्यू बताता है कि 10 रुपए पे खुला था, 15 रुपए पे खुला था। सुना होगा कि आपने एक आईपीओ आया, एक आईपीओ का जो शेयर्स है उसने 20 रुपए पे ओपनिंग करी, तो जो 20 रुपए की ओपनिंग है, जो उसका ओपनिंग फेज है, वो फेस वैल्यू है, ठीक है। बुक वैल्यू बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू बेसिकली जब मार्केट कह रहा हूँ, जब कंपनी अगर अपने एसेट्स लोन सब कुछ पे कर दे और उसके पास अगर कुछ पैसे बचे होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं, शेयर होल्डर होल्डर के होते हैं, ठीक है। तो वो जो बुक वैल्यू है, वो बुक वैल्यू शेयर होल्डर के लिए काम आती है कि शेयर होल्डर को अब कितना पैसा देना है, सब कुछ अगर कंपनी बिक गई, कंपनी के एसेट बिक गए, है ना, सब कुछ उसने पे कर दिया, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने वो पूरी कर दी, फुलफिल कर दी, अब लेकिन बचते हैं शेयर होल्डर की हमें हमारा पैसा वापस दो, ठीक है। तो वो किस हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या है उनके पास वो चीज़, बुक वैल्यू से वो डिसाइड करेंगे कि उनके पास कितना पैसा बचा है उनके शेयर होल्डर का और उनको कितना वापस देना है, ठीक है। तो हाँ, मैंने इसमें अच्छा ये भी एग्जांपल डाल रखा है क्या, ठीक है। EBITDA जो होता है कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट, तो वही चीज़ है कि कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट आया, लेकिन उस प्रॉफिट आया कब, टैक्स, इंटरेस्ट, अकोमोडेशन, डेप्रिसिएशन, इन सब लगने से पहले जो प्रॉफिट आया वो विट्टा होता है, ठीक है। प्रॉफिट वही चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्योंकि मेरे को पता ही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप इग्नोर कर सकते हो बट पता होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज एक्चुअल प्रॉफिट, क्यों क्योंकि रट्टा नहीं मानना है, समझना है। क्योंकि प्रॉफिट आपका ऑलरेडी उसमें जो टैक्स है, टैक्स ऑलरेडी कट आउट हो चुका है, तो आपका पास आपका रिमेनिंग इनकम बची है जो आपने उसको अर्न करा है, ठीक है। आपने सारी लीगल प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, टैक्स पे कर दिए हैं, तो जो पार्ट बचता है वो तो आपकी इनकम ही होगी ना, तो वो आपका प्रॉफिट है। मार्केट कैप, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट, कंपनी की स्टॉक मार्केट में कितनी क्या वैल्यू है, एक्चुअल में क्या वैल्यू है, टोटल वैल्यू क्या है, तो वो कैसे पता चलेगा, शेयर प्राइस और टोटल शेयर से। क्योंकि कंपनी जो है टोटल शेयर मतलब कि कंपनी सारे शेयर नहीं बेचती है अपने, और ना ही सारे शेयर्स कंपनी उतारती है मार्केट में, बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है, बहुत छोटा अमाउंट होता है, या डिसाइड करती है कि हमें इतने ही जो है परसेंटेज शेयर अभी उतारने हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है, पब्लिक को लगता है बहुत शेयर हैं इसमें, कितने ही परचेज कर लो, कितनी ही सेल कर लो, तभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है डायनेमिक चलती है, बाय सेल बाय सेल। ऐसा नहीं होता कि बस बाय करे जा रहे हैं, बाय करे जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो भी उसमें लिमिटेड है, बट उसका भी थोड़ा बड़ा पार्ट है, ठीक है, लेकिन है लिमिटेड, ऐड ऑन कर सकते हैं लेकिन बाद में। तो शेयर प्राइस इंटू टोटल, शेयर प्राइस इंटू टोटल शेयर, तो टोटल शेयर वही चीज़ जितना मार्केट में उतारे हैं और उसका एक शेयर प्राइस का प्राइस, उसको वो कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगी। 500 का एक शेयर है, 10 करोड़ आपने शेयर उतार रखे हैं, तो ऑलरेडी 5,000 करोड़ हो गए, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये सब कुछ हैं, बट मैं आपने जो प्रॉमिस करा था, जो मैंने आपको बोला है, वो
करते हैं। और मैंने बोला था इसमें कि आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ ये रहा ना। ठीक है। टिकर टैप स्कैनर मनी कंट्रोल कैसे यूज़ करते हैं, तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, आ जाते हैं। स्कैनर ये आ गया। आपको देखो ये सर्च का दिख रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस पे कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी कंपनी, कोई सी भी कंपनी, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगी। ये पूरी बैलेंस शीट है, सब कुछ है इसमें। इसी से ही आप फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बोला कि फंडामेंटल एनालिसिस में चार्ट की जो है ज़रूरत नहीं होती है, टेक्निकल में चार्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको टर्म्स समझाई वो ही आपको सबको मिलेंगी, सब वही मिलेंगी, कोई अलग नहीं मिलेगा। मार्केट कैप मैंने आपको बताया, करंट प्राइस मैंने आपको बताया, हाई लो होता है, डिविडेंड यील्ड मैंने आपको बताया, फेस वैल्यू, आरओई, बुक वैल्यू, आरओसी, स्टॉक पी, ठीक है। अब स्टॉक पी की ट्रिक ये है कि जितना स्टॉक पीई कम होगा, 20 से और 28 से कम होना चाहिए, तो वो अच्छा होता है बाइंग के लिए। क्योंकि उस क्योंकि अब जो है स्टॉक पी है वो जो है पब्लिक कम पैसा देना चाह रही है, ठीक है, वो चीज़ है। तो जितना कम होगा, मतलब जितना स्टॉक पी 20 से कम है, 16 से कम है, वो बाइंग के लिए अच्छा होता है। सिग्नल मतलब इंडिकेट करना, आइडेंटिफिकेशन करना अच्छा होता है, रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टॉक्स में डिमांड आ जाती है एकदम। और उसके बाद आपको मतलब ये आपको सारा डिकोड करना मिलेगा। देखो करंट प्राइस हो गया, एलटीपी, करंट प्राइस, सॉरी, करंट प्राइस और एलटीपी अलग होता है। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस। मार्केट कैप मैंने आपको बता ही दिया, हाई लो होता है, ठीक है, कितना हाई मारा है, कितना लो मारा है। डिविडेंड यील्ड 5.19%, फेस वैल्यू 1। उसके बाद आप नीचे चलोगे तो आपको प्रॉपर जो है सब मिलेगा। मैक्स आप कर सकते हो, 10 ईयर कर सकते हो, मतलब कंपैरिजन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। 1 मंथ का ये, 6 मंथ का ये है, 1 ईयर का ये, ठीक है। तो ये कर सकते हो। पी रेशियो का भी ग्राफ देख सकते हो, अभी 18 चल रहा है, ठीक है। अब इसमें 18 में कहीं ना कहीं बाइंग देखो आई है, 21-22 तक पहुंचा है, ठीक है। 17 ये 2022 में था, अब दोबारा ये 2000 इसमें 26 में 18 और उस पर आया है, 16 पे आया है। तो सोच सकते हो किस बात का इसको इंडिकेट मिल रहा है, या आपको क्या हिंट मिल चुका है। इसमें आप मतलब अब ये आपको बता देगा कि क्या बेनिफिट है और क्या डी बेनिफिट है, डिसएडवांटेज है कंपनी के उसके, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड, ठीक है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी हैज बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 74, ठीक है। कंपनी हैज डिलीवर्ड फॉर सेल्स ग्रोथ ओवर, ठीक है। उसके बाद आपको पीर कंपैरिजन का मैं मतलब बता देता हूँ। पीर कंपैरिजन होता है कि अपनी सेम इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करना। और इसकी जैसे इंडस्ट्री आपको पता चल गया आईटीसी, तो इसके बाद आता है यूनिलीवर, उसके बाद हिंदुस्तान फूड्स, ठीक है। ये सारे, उसके बाद शुगर्स, ये सारे आते हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो देखो मैंने पहले ही बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम जो है एनालाइज करते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम जो है इन्वेस्ट करते हैं और पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेल्स आ गई। सेल्स जो है आपका, आपको पता ही होगा कि सेल्स क्या होती है। स्टॉक इन्वेंट्री इतनी जल्दी मेंटेन हो रहा है या फिर ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो परचेजिंग पावर बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, ठीक है, वो चीज़ है। डिमांड है, नहीं है, आपको आपके प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, ऑडियंस में, वो चीज़ होती है सेल्स। आप उनको जो है अट्रैक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो 17 ये है। और हाँ, ये सारे जितने भी अमाउंट हैं, ये सारे सीआर्स में है, फिगर्स इन कंसोलिडेट, फिगर्स इन सीआर्स, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी मैथ लगानी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। देखो जहाँ पे 17 है, ठीक है, आप अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते मत देखो भाई, क्योंकि कोई भी शायद इतना नहीं देखता होगा। और 17 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ 17, 17, 17, फिर 19, ठीक है। तो 2000 जून 2024 और सितंबर, सितंबर में इसका जो रिजल्ट आया होगा वो पॉजिटिव आया होगा इसका मतलब, ठीक है। तो 19, 18 मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है।
फिर 18 फिर 21, 2025 में जो डेल्टा है फिर इंक्रीज हुआ। 25 में जो है 19, 25, 20, ठीक है। और जो अब आया मार्च में 2026 में वो 17 है। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी डाउन चल रही है, क्योंकि एज यू नो कि भाई अभी जो मार्केट ही डाउन चल रही है और स्टॉक्स तो डाउन जाएगा ही ऑलरेडी, ठीक है, जाना ही जाना है। तो मार्केट ही अभी वीक चल रही है, ठीक है। और जियो पॉलिटिकल में वैसी ही टेंशन बनी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आना ही है। तो वो चीज़ है। अब एक्सपेंस जो है वही, कंपनी के कितने खर्चे होते हैं। अब मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताई थी, ऑपरेटिंग कहाँ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये इंक्रीज करना चाहिए, ये इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है। पीछे के नंबर आपको जैसे अगर आगे की डिजिट सेम है तो मैंने तो मुझे तो पता है कि कांस्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा इफेक्ट तो आया ही नहीं इसमें। और देखो ये वाला जो सेक्शन है आप इसको कर सकते हो, बट मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं नहीं करता। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स नेट प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। ये भी कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हुआ। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बट वैसे चेंज नहीं हुआ। जैसे ये देखो यहाँ से चेंज हुआ था ना, 5,000 से डायरेक्ट 19,000। ये जो चीज़ है, ये जो डिफरेंस है, ये चाहिए होता है रियल एनालाइज करने के लिए। ये नहीं है कि पहले भी 5 चल रहा था अब भी 5 चल रहा, वो तो ऑलरेडी 5 चल ही रहा है ना। पीछे का जो डिजिट है उसको कंपैरिजन करने से क्या फ़ायदा, वो तो ऑलरेडी 5 चल ही रहा है। तो कांस्टेंट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेक्शन है वो बता देता है। और उसके बाद बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट में आपको जो है इक्विटी कैपिटल देख सकते हो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिजर्व्स और बोरिंग मेन रहते हैं, क्योंकि रिजर्व्स का मतलब होता है कि अगर आपकी कंपनी कभी भी, या कोई भी कंपनी अब कभी भी बहुत गंदा टाइम और लॉसेस सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा, तो अगर वो बैंकरप्ट हो जाती है तो उसको इमरजेंसी फंड कहाँ से मिलेंगे और कितने मिलेंगे। तो जो रिजर्व्स हैं होते हैं वो इमरजेंसी फंड होते हैं, काइंड काइंड ऑफ, ठीक है, एक तरीके से। तो वो चीज़ होती है। अब इसमें बोरोइंग्स इसकी बहुत कम है और रिजर्व्स इसके पास बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा साइन है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है मेरे को कि अच्छी अच्छी चीज़ है। मतलब इसमें जो है कहीं ना कहीं डिमांड है और अच्छा है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए अच्छा होता है, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है टोटल लाइबिलिटीज आपके ये रहा, एसेट ये रहा। कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो मतलब कि मार्केट कह रहा हूँ, सॉरी, जो कंपनी है, कंपनी में जो है ऑपरेट कैश फ्लो बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, कंपनी के पास कहीं इनकम और एक्सपेंस जो है मेंटेन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। और अगर इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंस कम होंगे, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो कहीं ना कहीं लॉस में होगी, ठीक है। ये कॉमन सेंस, ये थोड़े लॉजिक आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लग रहा है कि सीआरए बहुत हार्ड है, नहीं नहीं, आप बस इसमें सिंपल मैथ यूज़ करोगे तो भी आप कहीं ना कहीं स्टॉक को जज कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि गुड और बैड, सही भी है या ऐसी पंप है डंप है, क्या हो रहा है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। -93, उसके बाद 266, 75, 166 माइनस में है, 169, 334, 364 माइनस, उसके बाद अब -4 चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी पर जैसे पता ही है कि मार्केट अभी डाउन चल रही है सब कुछ, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39। उसके बाद जो है आपको ये चीज़ आपके लिए मेन रहेगी, FII DI, क्योंकि ये डायरेक्टली बता देता है कि FII इस स्टॉक में कितने इंटरेस्टेड हैं कितने नहीं। इसको ईयरली चेंज करते हैं तो देखो 40, 39, 34, 34 कहीं ना कहीं डिक्रीज होता चला गया ना। इंटरेस्ट यहाँ से डिक्रीज हो गया 2025 से, और 2024 से डिक्रीज होता चला गया कहीं ना कहीं। अब आप आगे का तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन आप पिछले का कहीं ना कहीं प्रीवियस जो पैटर्न है उसको डिकोड कर सकते हो, और आगे का आप जो है ट्रेड ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डीआई जो है, डीआई जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उस उन्हें ही पता चल गया था कि देखो डीआई यहाँ पे खरीद रहा है और एफआई बेच रहा है। ये पैटर्न नोटिस करने वाली चीज़ होती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि शेयर्स और किस किस ने पैसे लग रखे हैं शेयर्स में। तो जो है गवर्नमेंट का इसमें बहुत कम शेयर्स है, उसके बाद पब्लिक का है,
अदर्स में आके आपके म्यूचुअल फंड्स आ जाएँगे, सबके ये सब आ जाएँगे, अदर्स कंपनीज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद आप इसमें यहाँ पे जाओगे तो ये आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेंगी पीछे तक की, और ये रही, ठीक है। और इसमें अनाउंसमेंट होती हैं, मतलब वही अपडेट वगैरह बता देगा, और ये सब। और इसका सेम वर्जन जो है वो है ये टिकर टैब, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर मिलेगा, इंडेक्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। और इसमें जो है नीचे चलेंगे तो आपको ये सब मिलेगा, मतलब वॉच लिस्ट मिलेगी प्रॉपर, ठीक है। ये सब है। इसको लॉगिन करना पड़ेगा, बट मैं आप मतलब मैंने आपको ये बता दिया ना, ठीक है। तो ये इसका जस्ट सेम है। और बाकी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए आप कमेंट कर देना भाई, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये तो आज मैंने कंप्लीट कवर कर दिया। और मनी कंट्रोल मेरे को लगता नहीं इतना मेन है, बट वो क्योंकि उसमें जो है न्यूज़ अपडेट आती है, और इसमें ऐसा कुछ काम का मेरे को लगता नहीं है। वो उसमें जो मतलब वो ये कि न्यूज़ दे रहा है, अपडेट कर रहा है, और लाइव लाइव मार्केट की भी न्यूज़ आ जाती है, और करंट लाइव मतलब करंट बिल्कुल अप टू डेट न्यूज़ आती हैं। तो वो न्यूज़ के लिए काम के लिए है बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।